नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में चल रहे हैं जहां महत्वाकांक्षा और बर्बादी की कहानी साथ साथ चलती है। हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के सबसे ताकतवर और विवादास्पद राजवंशों में से एक तुगलक वंश की। यही वो सवाल है जो तुगलक वंश की पूरी कहानी को आप कह सकते हैं परिभाषित करता है। एक ऐसा वंश जो जबरदस्त विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ भविष्य को देखने वाली योजनाएं तो दूसरी तरफ भयानक विफलताएं। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। हम इस पूरी दास्तान को 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी इसके संस्थापक की रखी ठोस नींव से, फिर देखेंगे उसके उत्तराधिकारी के बड़े दांव और आखिर में इसका दुखद अंत। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1320 में। खिलजी वंश का पतन हो चुका है और दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभालने के लिए एक नई शक्ति सामने आती है। इस तौर पर 3 बड़े सुल्तानों की छाप दिखेगी और कमाल की बात यह है कि तीनों का अंदाज, तीनों की सोच और सल्तनत को चलाने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल जुदा था। तो सबसे पहले आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, इस वंश के संस्थापक। वो एक तरह से स्टेबलाइजर थे। उन्होंने एक बिखरती सल्तनत को संभाला, फिर से व्यवस्था कायम की और अपने छोटे लेकिन बहुत असरदार शासन में सल्तनत की सीमाओं को महफूज किया। गयासुद्दीन की मौत के बाद तख्त पर बैठता है उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त, एक नाटकीय मोड़ आता है। ये एक बहुत ही पेचीदा किरदार था। एक तरफ तो वो एक बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी नीतियां कुछ ऐसी थीं कि उन्होंने साम्राज्य को आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंचाया और साथ ही उसकी बर्बादी के बीज भी बो दिए। मोहम्मद बिन तुगलक को आज अगर याद किया जाता है तो उसके 3 बड़े और कह सकते हैं बहुत ही विवादास्पद फैसलों के लिए, जिन्होंने हमेशा के लिए उसकी विरासत को तय कर दिया। पहला बड़ा कदम था राजधानी बदलना, दिल्ली से सैकड़ों मील दूर दक्षिण में देवगिरी तक। सोच तो अच्छी थी कि उत्तर और दक्षिण दोनों पर बराबर नजर रखी जा सके, लेकिन ये फैसला उल्टा पड़ गया और भारी नाराजगी के चलते इसे छोड़ना पड़ा। उसके अगले बड़े प्रयोग का निशाना थी अर्थव्यवस्था। खजाना खाली था और पूरी दुनिया में चांदी की भारी कमी हो गई थी। ऐसे में सुल्तान ने एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला लिया। देखिए, आइडिया बहुत सिंपल और अपने वक्त से बहुत आगे का था। सुल्तान ने कहा कि हम तांबे के सस्ते सिक्के चलाएंगे, लेकिन उनकी कीमत चांदी के महंगे सिक्कों के बराबर ही मानी जाएगी। ये एक ऐसा आइडिया था जो आज की करेंसी सिस्टम जैसा है, मतलब ये अपने समय से सदियों आगे की सोच थी। लेकिन इस योजना में एक बहुत बड़ी चूक हो गई। सरकार जाली सिक्के बनाने से लोगों को रोक नहीं पाई। नतीजा, हर घर में टकसाल खुल गई और देखते ही देखते असली और नकली सिक्कों में फर्क करना नामुमकिन हो गया। अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। उसका तीसरा बड़ा एक्सपेरिमेंट था खेतीबाड़ी को लेकर। उसने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, दीवान अमीर कोही, जिसका काम था किसानों को लोन देना और उन्हें गेहूं, गन्ने जैसी बेहतर फसलें उगाने के लिए बढ़ावा देना। लेकिन उसकी बाकी योजनाओं की तरह ये सोच भी कागज पर तो बेहतरीन थी, पर हकीकत में एक आपदा साबित हुई। अफसर ना तो जुर्बेकार थे, भ्रष्टाचार भी था और ऊपर से कई सालों तक चलने वाला एक भयानक अकाल पड़ गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के उस तूफानी दौर के बाद तख्त पर आया उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, और उसकी रणनीति बिल्कुल अलग थी। सबको खुश रखो। इन दोनों सुल्तानों में जमीन आसमान का फर्क था। जहां मोहम्मद नए नए साहसी प्रयोग कर रहा था, वहीं फिरोज का मकसद था नाराज अमीरों को, सेना को और धर्मगुरुओं को मनाना और सल्तनत में स्थिरता लाना। और वो एक महान बिल्डर था, इसमें कोई शक नहीं। उसने फिरोजाबाद, जौनपुर जैसे नए शहर बसाए, सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछवाया और लोगों की भलाई के लिए भी कई काम किए। उसके दौर में शांति और तरक्की हुई। लेकिन उसकी एक नीति आगे चलकर सल्तनत के लिए बहुत भारी पड़ी। उसने इक्ता सिस्टम, यानी जो जमीनें और पद अफसरों को दिए जाते थे, उन्हें वंशानुगत बना दिया। मतलब बाप के बाद बेटे को वो पद अपने आप मिल जाएगा। इससे हुआ ये कि काबिलियत की जगह खानदान ने ले ली। सेना कमजोर हो गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया और सुल्तान बस कुछ गिने चुने परिवारों पर निर्भर होकर रह गया। हाँ, शांति जरूर आई, लेकिन सल्तनत की नींव की कीमत पर। फिरोज ने जो शांति कायम की थी वो बहुत नाजुक थी, शीशे की तरह, और उसकी मौत के बाद
वो चटकने लगी और उसकी नीतियों का असली असर सामने आने लगा। कमजोर हो चुकी सल्तनत अब टिक नहीं सकी। फिरोज के बाद कोई काबिल सुल्तान नहीं आया और वो साम्राज्य जो कभी पूरे उपमहाद्वीप में फैला था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। और फिर आया साल 1398, जब तैमूर के आक्रमण ने इस वंश के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी और तुगलक वंश का शासन प्रैक्टिकली खत्म हो गया। तो तुगलक वंश की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी लीडर की असली विरासत क्या होती है? उसके सपनों की बुलंदी या उन सपनों के नतीजों की हकीकत? ये हमें याद दिलाती है कि एक शानदार सोच और एक भयानक तबाही के बीच की लकीर बहुत पतली हो सकती है।